हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। जैसा कि हम लोग पहले 3 सीरीज कर चुके हैं, आज ये चौथी सीरीज है। 1.3 का ये चौथा वीडियो है, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने जो है RPWD एक्ट, RCI एक्ट, ठीक है, और PWD 1995 के एक्ट को कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की सीरीज़ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वो वीडियो पड़े हुए हैं। आप वो सारे वीडियो देखें, फिर ये वीडियो आप देखें, ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट। हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या होता है और इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट में क्या क्या बातें की गई थी, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहें, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NTA कहते हैं। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MSDI कहते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय था। इसमें हम बात करते हैं तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 4 प्रकार की दिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें था आर्टिज्म, दूसरा था सेरेब्रल पाल्सी, तीसरा था मानसिक मंदता और चौथा आपका था बहुनिशक्तता, ठीक है। हम इन सारी दिव्यांगताओं पर आपसे बात करेंगे। क्या होता है आर्टिज्म, क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगता हम किसे कहते हैं, और मानसिक मंदता क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो था उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट की जब स्थापना हुई थी तो उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगता को वैल्यू दी गई थी, 4 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट के उद्देश्य, कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट किन उद्देश्यों को लेकर के नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाया गया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। जिसका पहला उद्देश्य था समावेशी समाज का निर्माण करना, जिसमें मानवीय विविधताओं का मान हो, निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों के समान अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया। जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट था उसका मेन उद्देश्य था एक समावेशी समाज का निर्माण करना। समावेशी समाज क्या होता है? समावेशी समाज से हमारा तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जहाँ पे किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के साथ, किसी भी जात मूल वंश के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। जहाँ पर सभी व्यक्तियों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी व्यक्तियों को क्या है, सभी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण हो पाए, और समाज में हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों को समझे, उसके अधिकारों का हनन ना हो। तो ऐसे ही समाज को हम कहते हैं समावेशी समाज, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था, ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट एक समावेशी समाज के निर्माण की बात करता था। दूसरा नेशनल ट्रस्ट एक्ट के उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को संरक्षण देना। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है वो ऐसे व्यक्ति जो कि निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब उनके लिए जो है वो पुनर्वास की सुविधाएं जो भी संस्था प्रदान करती है, ऐसे संस्थाओं के संरक्षण का कार्य जो है वो NTA करती है। तीसरा NTA का जो उद्देश्य था वो ये था कि ऐसी संस्थाएं जो कि निःशक्तता ग्रसित बच्चों के हित में काम कर रही हैं, निःशक्तता ग्रसित बच्चों के पुनर्वास में काम कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं को अनुदान भी प्रदान करना, ऐसी संस्थाओं को वो सारी चीज़ें मुहैया करवाना जो कि निःशक्तता ग्रसित बच्चों के कल्याण के लिए हों, उसके लिए उन सारी संस्थाओं को अनुदान देने का जो काम है वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट करती है।
अगर इसके हम चौथे उद्देश्य की बात करते हैं तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट का चौथा उद्देश्य होता है कि निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों के लिए चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो भी इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी प्रकार की योजनाएं निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों के लिए चल रही हैं, उन जानकारियों के, उन योजनाओं के बारे में इन सारी संस्थाओं को जानकारी देना और उस योजना को हर एक बच्चे तक पहुंचाने का जो काम है वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट करता है। ठीक है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट का उद्देश्य होता है कि जो भी योजनाएं इन निःशक्त ग्रसित बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, उनकी जो है उनकी पहुंच हर एक तबके के बच्चे तक हो। ठीक है, ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट का उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कितनी प्रकार की जो दिव्यांगता है उसको शामिल किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट में, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, इसमें 4 प्रकार की जो दिव्यांगता थी उसको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो 4 प्रकार की दिव्यांगता को नेशनल ट्रस्ट एक्ट में शामिल किया गया था। पहला है आपका सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी को हम प्रमस्तकीय पक्षाघात कहते हैं। एनटीए में शामिल जो पहली दिव्यांगता थी वो है सीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रल पाल्सी, और हिंदी में सीपी को हम प्रमस्तकीय पक्षाघात कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है आपका ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वपरायणता। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वपरायणता। चलिए, तो ऑटिज्म था। तीसरे नंबर पर आपका आता है मानसिक मंदता, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। चौथा आपका था बहुविकलांगता, जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की दिव्यांगताओं को जो है वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कौन कौन सी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से इसको नोट रखें और याद भी रखें कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कौन कौन सी दिव्यांगता को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके सारी दिव्यांगताओं पर बात करेंगे कि क्या होता है आपका सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। चलिए ऑटिज्म क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी, जिसे हम हिंदी में प्रमस्तकीय पक्षाघात कहते हैं, ये कोई रोग नहीं होता बल्कि विकास के दौरान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होने वाली विकृति। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो ये विकृति है। ठीक है, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है, मतलब जो आपका ये प्रमस्तकीय पक्षाघात है, ये कोई रोग नहीं होता है बल्कि विकास के दौरान जब बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होता है तो बच्चे की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होने वाली विकृति है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। सेरेब्रल पाल्सी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो सीपी से पीड़ित रहते हैं, मतलब जो सीपी से ग्रसित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में इसके अतिरिक्त, जैसे उनकी जो गामक क्रियाएं हैं वो तो प्रभावित होती ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार की विकलांगताओं के लक्षण जो हैं वो सेरेब्रल पाल्सी में जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई बच्चा जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, ऐसे बच्चे की गामक क्रियाएं तो प्रभावित होती ही हैं, लेकिन उन बच्चों में अन्य प्रकार की दिव्यांगताओं के लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। जैसे बच्चा अगर मान लीजिए उठ नहीं पा रहा है, मतलब चल फिर नहीं पा रहा है, गामक क्रिया उसकी प्रभावित है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है सेरेब्रल पाल्सी के लक्षणों के साथ साथ अन्य प्रकार की दिव्यांगताओं के लक्षण भी बच्चों में देखने को मिल जाते हैं। चलिए दूसरा हमारा है ऑटिज्म। ठीक है, जिसे हम हिंदी में स्वपरायणता कहते हैं।
बात करते हैं आर्टिज्म पे। तो आर्टिज्म जो है उसको सबसे पहले 1943 में लियो कैनर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले जो आर्टिज्म से ग्रसित बच्चे थे, मतलब जो स्वपरायणता से ग्रसित बच्चे थे, ऐसे बच्चों की व्यवहार की उन्होंने व्याख्या किया हुआ था। ऐसे बच्चों के ऊपर उन्होंने स्टडी करके क्या किया कि उनके व्यवहार के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो आर्टिज्म होते हैं, आर्टिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का जो भाषाई विकास और जो सामाजिक विकास होता है वो बहुत कम, मतलब उनके अंदर जो क्या होता है कि जो भाषाई विकास और सामाजिक विकास होता है वो बहुत ही कम होता है। आर्टिज्म एक प्रकार का आंतरिक विकार होता है। जब तक बच्चा भाषा का प्रदर्शन नहीं करेगा, जब तक बच्चा व्यवहार नहीं करेगा, आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि बच्चा जो है वो आर्टिज्म से पीड़ित है। ठीक है, आर्टिज्म की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, जब बच्चा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो कहा गया आर्टिज्म क्या है, एक प्रकार का आंतरिक विकार होता है। ऐसे बच्चे जो आर्टिज्म से ग्रसित होते हैं वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लियो कैनर ने एक बात और बताई थी, वो ये थे कि इन्होंने जब आर्टिज्म ग्रसित बच्चों के व्यवहार की व्याख्या की, तो इन्होंने बताया कि आर्टिज्म से ग्रसित जो बच्चा होता है, भाषाई विकास और सामाजिक विकास अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बच्चों की याददाश्त क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे जो गणितीय कौशल है, गणितीय कौशल में ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो आर्टिज्म से ग्रसित बच्चों की याददाश्त क्षमता, गणितीय कौशल अच्छा होता है, लेकिन आर्टिज्म से ग्रसित बच्चे का जो भाषाई विकास और सामाजिक विकास है वो कम होता है, जिससे बच्चा अकेले में रहना पसंद करता है और बच्चा दूसरे व्यक्तियों के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान भी नहीं कर पाता है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा सभी का। आगे बात करते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम मानसिक मंदता कहते हैं। मानसिक मंदता के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पाई जाती है। ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल ठीक है क्या है 70 से कम होता है, ऐसे बच्चों को ही हम मानसिक मंद बच्चे कहते हैं। मानसिक मंदता कोई बीमारी, कोई पागलपन नहीं होती है, बल्कि मस्तिष्क की एक अपूर्ण अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं हो पाता है। जैसे कोई व्यक्ति 18 साल का है, ठीक है, मानसिक मंदता में क्या है, जैसे कोई व्यक्ति 18 साल का है, लेकिन उसका जो माइंड होगा, उसका जो दिमाग है वो 8 साल के बच्चे की तरह, 10 साल के बच्चे की तरह, 9 साल के बच्चे की तरह काम करेगा। 18 साल के बच्चे का जैसा व्यवहार होता है उस तरह के व्यवहार को ये बच्चे परिलक्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मानसिक मंदता एक मस्तिष्क की अपूर्ण विकास की अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो माइंड है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना एक सामान्य व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मानसिक मंदता, और ऐसे बच्चों को ही हम क्या कहते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कि मानसिक मंदता जो है, हम मानसिक मंद ऐसे बच्चों को कहते हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। ठीक है, 70 हो या 70 से कम हो, ऐसे बच्चों को ही हम मानसिक मंदता की श्रेणी में रखते हैं। चलिए बात करते हैं बहुविकलांगता की, जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। एनटीए के अनुसार एक परिभाषा दी गई है बहुविकलांगता की। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एक प्रमाणित विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता है तो उसको हम बहुविकलांग वाला व्यक्ति कह देंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें एक विकलांगता पहले से थी, ठीक है, उसके बाद वो उस व्यक्ति में कोई नई विकलांगता के लक्षण परिलक्षित होने लगे तो उसे ही हम क्या कह देंगे, बहुविकलांगता वाला व्यक्ति कहेंगे। जैसे बच्चा शुरुआत में चल नहीं पा रहा था, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, ठीक है, बाद में क्या हुआ कि किसी भी कारण की वजह से वो अपने नेत्र को भी खो दे रहा है,
तो क्या है, अब वो बच्चा जो पहले सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी का शिकार था, अब वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ साथ वो विजुअल इम्पेयरमेंट का भी शिकार हो गया है। तो ऐसे बच्चे जिनमें एक साथ एक से अधिक विकलांगताओं के लक्षण परिलक्षित होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे बच्चों को ही हम बहुविकलांग वाले बच्चे कह देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एनटीए। चलिए, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।